बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है। खासकर पहाड़ी जिलों में अनेक स्थानों पर भारी बारिश, बादल फटने और साथ ही लैंडस्लाइड से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। भारी बारिश के बाद तबाही का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम शाम 4:15 पर आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने का है। साथ ही बता दें आपको कि पीएम मोदी सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर उत्तरकाशी, चमोली और आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और उसके साथ ही इसके बाद वापस लौटकर एयरपोर्ट पर सभी अधिकारियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वो एक हाई लेवल बैठक भी करेंगे। इस बैठक में उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ साथ केंद्र की जो टीमें प्रदेश का दौरा कर चुकी हैं वे भी अधिकारी भी उस वक्त मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस साल उत्तराखंड ने अनेक जिलों के अंदर जो आपदा देखी है उससे सबसे पहले 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के थराली में खीर गंगा गाड़ से आपदा आई थी और खीर गंगा में आई बाढ़ अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, पेड़ और मलबा लाई थी। मलबे और बाढ़ ने धराली गांव और आसपास के इलाकों को तहस नहस कर दिया था। मलबे के नीचे धराली बाजार के सभी होटल, दुकानें और घर भी दब गए थे। ये कहें कि धराली बाजार पूरी तरह से नष्ट हो गया था और अतिशयोक्ति इसमें नहीं होगी अगर इस तरह से इस बात को कहा जाए। बता दें कि अभी भी बड़ी संख्या में लापता लोग का नहीं पता चल पाया है। 6 अगस्त को पौड़ी गढ़वाल जिले में आपदा आई थी और पौड़ी तहसील के ग्राम सैंजी पट्टी, बाली कंडियास्यू और ग्राम रैदुल पट्टी पुंडुलस्यू में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ था और इस प्राकृतिक आपदा में कई आवासीय भवन नष्ट हो गए थे। कृषि भूमि को भारी नुकसान भी हुआ था और पौड़ी आपदा में कई लोग लापता हुए थे जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है। इसके बाद 23 अगस्त को चमोली जिले के थराली गांव जो है और आपदा प्रभावित इलाका ये रहा था। थराली के कोटडीप, राडी बगड़ और अपर बाजार के साथ ही कुलसारी, चेपड़ो, सगवाड़ा समेत अन्य हिस्सों में अतिवृष्टि और लैंडस्लाइड से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण एक युवती की मौत भी हो गई थी। एक व्यक्ति लापता हो गया था। कई दिनों तक थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद थराली पहुंचे थे। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक हुई भारी बारिश की मार से आम लोगों और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ आपदा से हुई क्षति का पूरा आकलन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि हरिद्वार जिले में ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद हुई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सभी विभागों के सहयोग से नुकसान का ब्यौरा तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है और प्रभावितों को राहत पहुंचाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि आपदा से निपटने और मुआवजे के लिए अतिरिक्त बजट की भी मांग शासन से की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और बैठक में शिक्षा, आवास, शहरी विकास और साथ ही साथ स्वास्थ्य के साथ ही अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही 6 प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई है जिसके तहत देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन होगा। बता दें कि उच्च न्यायालय के अधिष्ठान कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक के एक पदों को मंजूरी। उधम सिंह नगर जिले के 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित की गई है। पशुपालन विभाग के तहत कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है और साथ ही साथ राज्य के 9 पर्वतीय जिलों के लिए बनाई गई योजना 2,25,85,000 सब्सिडी की राशि दी जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड सेवक अधिकार का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन 2023 से 24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने का फैसला लिया गया है। 6 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसको मैं बिंदुवार आपको बता देता हूँ। महाधिवक्ता कार्यालय माननीय
उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पदों का सृजन किया गया है। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशुलिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद ऊधम सिंह नगर में फाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहाँ पर ज़मीन की मांग कर रखी थी। उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है उसको ले आएंगे। जी, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नेपाल के हालातों को देखते हुए देहरादून के उच्च स्तरीय बैठक आहूत की है। बता दें कि बैठक में नेपाल सीमा से सटे हुए इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता निगरानी बढ़ाई जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोका पहले से ही जा सके। बैठक में नेपाल सीमा से लगे हुए जिले के अधिकारियों और जिला अधिकारियों को सीधी निगरानी और समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे को सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने का भी आदेश मिला है। मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और स्थानीय पुलिस को संयुक्त रूप से गश्त लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें आपको, ताकि जमीन पर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को तुरंत चिन्हित किया जा सके। ये बैठक नेपाल के मौजूदा हालात यानी कि राजनीतिक और सामाजिक हालातों को देखते हुए आयोजित की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह से तैयार रह सके। वहीं नेपाल में हाल ही में हुई हिंसा के चलते भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनबसा आम नागरिकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और पुलिस बल तैनात किए गए हैं और सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारी लगातार निगरानी कर रही हैं। नेपाल से भारत आने वाले आम नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया गया, जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सीमा पर व्यवस्था की गई है। भारत से नेपाल जाने वालों को जाने की अनुमति दी जा रही है और नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत आने में कोई रोक नहीं है। बता दें आपको कि नेपाल में 2 दिन से फंसे पर्यटक जो हैं, उन्होंने बताया है कि वहां का हाल बेहद ही भयावह बना हुआ था, लेकिन भारत पहुंचकर राहत महसूस हो रही है। चंपावत के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने कहा है कि सीमा पर शांति व्यवस्था कायम है और किसी भी अनैतिक गतिविधि से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं बंद कर दी गई है। उत्तराखंड बॉर्डर में अलर्ट। भारत हिंसा यानी कि आपको बता दें कि नेपाल हिंसा को देखते हुए उत्तराखंड बॉर्डर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिस तरह से पड़ोसी देश नेपाल में हुए बवाल के बाद उत्तराखंड पुलिस और खुफिया एजेंसी भी अलर्ट पर आ गई है। नेपाल बॉर्डर से लगे कुमाऊं के क्षेत्र में सघन चेकिंग की जा रही है। किसी भी बवाल की भारत नेपाल बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस एसएसबी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी कर रही है। आईजी कुमाऊं ने बताया कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाली और साथ ही साथ भारतीय नागरिकों का मूवमेंट प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही किसी भी प्रकार की सूचना किसी भी नागरिक को मिलती है तो वह उसको पुलिस या एसएसबी के साथ साझा कर सकता है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना आए, इसको लेकर खुद आईजी कुमाऊं टनकपुर बनबसा और इन नेपाल बॉर्डर का दौरा भी करने जा रही है। आईजी कुमाऊं के मुताबिक भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा मिले निर्देशों के क्रम में इंडो नेपाल बॉर्डर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पड़ोसी देश नेपाल इस समय सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है और खुफिया एजेंसियों ने सावधान किया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा सीमावर्ती इलाकों में अशांति फैलाई जा सकती है। वहीं भाजपा के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने भी इस पर चिंता जताते हुए बताया कि एक गंभीर विषय है और नेपाल पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है और साथ ही जिस प्रकार की स्थिति नेपाल में बनी हुई है वह पूरे सनातन पर चोट करने वाली है। साथ ही
उत्तराखंड जो कि सीमांत क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा के लिए सजग रहने की आवश्यकता भी है, जिसके लिए सरकार द्वारा सुरक्षा एजेंसीज को भी अलर्ट किया जा रहा है। और मात्र सीमा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसको हम कह सकते हैं पूर्णतः हिंदू राष्ट्र है, और वहाँ जिस तरह की का ये जो अभी दृश्य बना है, उसके कारण जो अस्थिरता नेपाल के अंदर आ रही है, वो पूरे सनातन पर चोट करने वाली है भविष्य में आकर। तो उसको देखने की आवश्यकता है, और क्योंकि हम सीमांत क्षेत्र हैं तो निश्चित तौर पर हमको सजग भी रहना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी करना पड़ेगा, और हम लोग कर भी रहे हैं। बात करते हैं रुद्रपुर की। रुद्रपुर में कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण और साथ ही ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कलेक्ट्रेट के एपीजे सभागार में जनपद के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को आरओबी काशीपुर के कार्य शीघ्र पूर्ण करने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत मानसून के बाद तुरंत कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बता दें कि विद्युत विभाग को सार्वजनिक स्थानों पर दुर्घटना रोकने हेतु लटकती तारों को ठीक करने को कहा गया है। जल जीवन मिशन की जो समीक्षा करते हुए पाइपलाइन व सड़क समस्याओं का समाधान समय पर करने और कराने, साथ ही साथ ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी दी गई है। बैठक में अनुपस्थित रहे जिला पूर्ति अधिकारी का 1 दिन का वेतन काटने का भी निर्देश दिया गया है। मनरेगा भुगतान समय पर कराने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खराब सड़कों की मरम्मत कर वीडियो को रिकॉर्ड कराने को कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल में युवा वर्ग सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अब तक 25,000 युवाओं का चयन सरकारी सेवा में हुआ है। वहीं कांग्रेस इसको लेकर तंज कसती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि अगर 25,000 नौकरियां दी होती तो मुख्यमंत्री को नियुक्ति पत्र नहीं बांटने पड़ते, और ये पहली बार देखने को मिला है जब मुख्यमंत्री किसी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, वरना हमेशा हेड ऑफ डिपार्टमेंट देते थे। अब ये केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है। मेहरा ने कहा कि इतना है तो एक श्वेत पत्र जारी करें और 25,000 नौकरियां दी है, इस बात को कहें। अगर 25,000 नौकरियां दी होती ना तो अपॉइंटमेंट लेटर खुद मुख्यमंत्री को नहीं बांटने पड़ते, और ये पहली बार देखने को आया है मेरी नजर में। मेरे 50 साल के करीब जीवन हो गया, मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री को अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए अपने हाथ से नहीं देखा। हमेशा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता था वो अपॉइंटमेंट लेटर देता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि दिखाना है, दिखावा करना है। 25,000 नौकरी का श्वेत पत्र जारी तो करेंगे। 25,000। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी नेता फ्लैट पर पुलिस के छापे से हड़कंप मच गया है। बता दें आपको कि राजपुर इलाके में एक भाजपा नेता के फ्लैट पर रविवार देर रात पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने छापा मारा है। पुलिस का कहना है कि मौके पर बिना अनुमति आधी रात तक पार्टी हो रही थी। मादक पदार्थों के सेवन की आशंका से वहां मौजूद सभी 11 लोगों की मेडिकल जांच करवाई गई, जिसमें मादक पदार्थों की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि सभी लोगों का इलाके की शांति भंग करने पर पुलिस एक्ट के तहत चालान किया गया। राजपुर इलाके में भाजपा नेता का फ्लैट साई मंदिर के पास है, और एसएसपी एच सिंह ने बताया कि उस फ्लैट पर होम स्टे चलता है, जिसे एक समूह ने पार्टी के लिए बुक कराया था। देहरादून में वीकेंड के दौरान बिना अनुमति के देर रात तक चलने वाली पार्टियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत एएनटीएफ की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची है। वहां मौजूद 11 लोगों को मेडिकल जांच के लिए लाया गया है। मादक पदार्थों के सेवन की पुष्टि न होने पर चालान की कार्रवाई की गई है। वहीं मामले को लेकर पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता बलराज पासी ने कहा है कि ये मामला उनकी जानकारी में नहीं, लेकिन अगर ऐसे मामले होते हैं तो सरकार और पुलिस उन पर तुरंत कार्रवाई करती है, और इस तरह के मामलों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने इस मामले को लेकर कहा है कि से नो टू ड्रग्स ये मुहिम मुख्यमंत्री ने चलाई थी, और ये साफ है कि बीजेपी के ही महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के होम स्टे पर चल रही थी, और सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। उन्होंने कहा कि
अगर वहां पर पार्टी हो रही है तो एंटी नार्कोटिक्स टीम वहां पर जाकर छापेमारी करती है, तो ऐसा क्यों है? इतने सारे लोगों में से केवल 11 लोगों के सैंपल लिए जाते हैं। सुजाता पॉल ने कहा है कि पुलिस को ये बताना होगा अगर सैंपल लिए हैं तो उनकी जांच में क्या पाया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिद्धार्थ अग्रवाल को क्यों बचा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने तथा हुड़दंग करने वालों तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध दून पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान ही रात्रि में पुलिस द्वारा प्रेमनगर क्षेत्र में प्रेमनगर बाजार, नंदा की चौकी, सुद्दोवाला, झाझरा, बिधोली, पौधा तथा रायपुर क्षेत्र में रिंग रोड और रायपुर बाजार में सार्वजनिक स्थानों पर सड़क किनारे खुले में अथवा गाड़ियों में शराब पीने व पिलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। और साथ ही साथ इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पी रखी कुल 47 व्यक्तियों को गाड़ी में बैठाकर थाने में लाया गया और पूछताछ के बाद उन्हें भविष्य के लिए सख्त हिदायत देकर 47 व्यक्तियों के पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई भी की गई है एवं अभियान के दौरान 3 वाहनों को पुलिस द्वारा सीज भी किया गया। बागेश्वर जिले का जिला अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। ये जिले का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जिसमें जिले के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ जिले के सीमा इलाकों पिथौरागढ़ और चमोली की जिले की जनता इलाज के लिए पहुंचती है। बता दें कि जिसके चलते अस्पताल में हर रोज 500 से ज़्यादा ओपीडी देखने को मिलती है, लेकिन जिले के इस प्रमुख अस्पताल में आज की तारीख में भी कई पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिसमें फिजिशियन, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र सर्जन, रेडियोलॉजी समेत महत्वपूर्ण एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर जैसे पद रिक्त हैं। ओपीडी हमारी रहती है जिसमें करीब 200 पुराने पर्चे रहते हैं, कुल मिलाकर 700 की ओपीडी लगभग रहती है हमारी, जिसमें अभी और भी प्रसव कार्य भी हो रहे हैं, जिसमें लास्ट मंथ हमारे 174 प्रसव हुए हैं, जिसमें करीब 34 हमारे सीजर हुए हैं, ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हुई है। इसके साथ साथ शल्य क्रिया लगभग रोज ही हो रही है। बच्चों के डॉक्टर साहब द्वारा भी भर्ती करे जा रहे हैं बच्चे। जिला अस्पताल में देखा जाए तो जैसे फिजिशियन का एक पद रिक्त चल रहा है हमारे यहाँ, सर्जन का एक पद रिक्त चल रहा है, स्त्री रोग विशेषज्ञ का एक पद रिक्त चल रहा है, बाल रोग विशेषज्ञ का एक पद रिक्त चल रहा है, एनेस्थेटिक्स का एक पद रिक्त चल रहा है, नेत्र शल्यक का एक चल रहा है रिक्त। पौड़ी जिला अस्पताल के शिशु वार्ड की स्थिति बेहद जर्जर हो चुकी है। पूरी बिल्डिंग के नीचे से धंसने की यहाँ पर चीज़ें निकल के सामने आई है। वहीं फर्श और दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। बरसात के दौरान बारिश का पानी अंदर घुस रहा है और जिससे वार्ड में भर्ती बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। स्टाफ भी दरारों और लगातार धंसती हुई बिल्डिंग के कारण डर के साए में काम कर रहा है। इस पर अस्पताल के सीएमएस ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बारिश से शिशु वार्ड की दीवारें और साथ ही साथ फर्श प्रभावित हुए हैं, जिससे बरसात का पानी अंदर आने लगा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिशु वार्ड को अस्थायी रूप से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि नई बिल्डिंग के लिए अभी तक धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है। अस्पताल प्रशासन यानी कि अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए शासन से मांग की है। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल बाद प्रदेश को अपनी पहली खेल यूनिवर्सिटी मिली है। हल्द्वानी गोलापार में इस यूनिवर्सिटी के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो चुकी है और अब इसे फंक्शनल बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। देश भर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्टडी करके उत्तराखंड की मानसखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का खाका तैयार किया गया है। मकसद है कि अच्छी चीजों को अपनाना और खामियों से बचना। मेरा कहना है कि अभी हमारे तमाम जो भी कोर्स होते हैं, बीपीएड का है, चाहे बीपीएस है, चाहे बिजनेस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का हुआ, चाहे स्पोर्ट्स साइंस हुआ, इसमें
हम लोग इसी पे विचार कर रहे हैं कि कौन सा अच्छा। विषय ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। जिससे कि क्योंकि उत्तराखंड का अगर देखें तो अभी राष्ट्रीय खेलों के बाद एक खेल का जो फीवर होता है वो बढ़ा है। खेल के प्रति जागरूकता बढ़ी है और हम लोग पिछले कुछ दिनों में देखे हैं जिस तरह से हमारे नेशनल लेवल के इतने सारे गेम्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, 2-2 एशियन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे भी खेलों को लेके काफी उत्सुकता है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी हमारा कोर्स शुरू होता है, उत्तराखंड में आने के लिए काफी इस पे भीड़ रहेगी, काफी लोग आएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।